हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था, मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो येस, दैट्स व्हाट वी गोना डू टुडे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल और वो जो बेल बटन आइकन है ना साइड में, उसको भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डिस्कस माई सेकेंड ट्राइमेस्टर। सो ट्राइमेस्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, बीच के 3 मंथ्स 4th, 5th और 6th मंथ होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड ट्राइमेस्टर 7th, 8th और 9th मंथ होता है। मेरे पास मेरी ये जर्नल है जिसमें मैं सब कुछ लिख रही हूँ, अपने प्रेगनेंसी के सारे एक्सपीरियंसेस और जितने भी बॉडी चेंजेस हैं, एवरीथिंग। सो सबसे पहले तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। तो 4th मंथ में जैसे ही मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर किया, वैसे ही मेरे नौजिया जो था, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था, वो खत्म हो गया था। और 4th मंथ में ना मुझे एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पेन सा होना शुरू हो गया था। चलते चलते ना एकदम से बैक में, मुझे लोअर बैक में पेन होना शुरू हो गया था। तो वो चीज़ मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस करी थी। उन्होंने कहा था ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, बिकॉज बेबी का वेट बढ़ रहा है और यूट्रस बड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह से ना प्रेशर पड़ता है पेल्विक फ्लोर पे और बैक मसल्स पे। तो उस वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक स्टार्ट हो जाते हैं। एक सिम्टम और था 4th मंथ में, मुझे ना पल्सेशन जैसी फीलिंग आती थी अपने लोअर एब्डोमेन में। ऐसा लगता था कुछ ऐसे पल्सेट कर रहा है, कुछ हो रहा है। तो वो डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत नॉर्मल है, वो जस्ट आपका ब्लड वेसल्स हैं जो बहुत ब्लड पंप कर रहे हैं, तो वो आपको पता लग रहे हैं। दवाइयों की बात करें तो 4th मंथ में उन्होंने मेरी कैल्शियम स्टार्ट कर दी थी, जिसका नाम है ट्राइशियम एक्टिव। तो वो मैंने लेनी स्टार्ट कर दी थी डेली। सबसे पहले जो मुझे बेबी की मूवमेंट फील होनी शुरू हुई थी वो थी वीक 17 में, और वो ऐसा लगता था जैसे पेट में ना कुछ बटरफ्लाईज सी ऐसे ऐसे हल्के हल्के कुछ तो भी हो रहा है, बट मुझे पता था वो बेबी मूवमेंट्स ही है। और फिर मैंने अपनी डॉक्टर से भी इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा था ये बेबी मूवमेंट्स ही हैं जो तुम फील कर रहे हो। ऐसा जनरली बोला जाता है कि बेबी की हियरिंग जो है वो 17th वीक से डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी मुझे उसकी किक्स वगैरह फील होती थी, आई यूज टू टॉक टू माई बेबी। अच्छा लगता था ऐसा लगता था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। ज्यादातर बेबी तब मूवमेंट्स करता था जब मैं लेटी होती थी, सो रही होती थी, तभी सबसे ज्यादा उसकी मूवमेंट्स होती थी। और मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कॉफी लेना बंद नहीं करा, मैं कॉफी लेती थी। हाँ, मैंने क्वांटिटी बहुत कम कर दी कॉफी की, बिकॉज आई एम अ कॉफी एडिक्ट, और कॉफी के बिना मेरा चलता ही नहीं है, मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। तो कॉफ़ी तो मैंने बंद नहीं करी थी। और कॉफ़ी की वजह से क्या होता था ना कि बेबी भी मेरा एक्टिव हो जाता था थोड़ी देर में, और उसके बाद धीरे धीरे बेबी मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होते ही गए। आज के टाइम की बात करें तो मुझे उसकी छोटी से छोटी मूवमेंट फील हो जाती है। वैसे तो मुझे कोई भी पेन्स और डिस्कम्फर्ट्स नहीं थे, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ रहा था ना, मेरे पैरों पे मुझे दर्द होना शुरू हो गया था। सो वो एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ था मुझे। और क्रेविंग्स भी एज सच कोई नहीं थी, बट एक टाइम आया था जब मुझे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ना गोलगप्पे की क्रेविंग चढ़ी थी, जबकि मुझे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब ठीक ठीक लगते हैं, मुझे ऐसा नहीं होता कि क्रेविंग होती है गोलगप्पों की, बट हाँ मुझे उस टाइम पे गोलगप्पों की क्रेविंग्स होनी शुरू हो गई थी, और मैं ऑलमोस्ट रोज गोलगप्पे खाने जाती थी अपने हस्बैंड के साथ। 5th मंथ में डॉक्टर ने मेरे को आयरन लेने के लिए बोल दिया था, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे, रोज नहीं। सिंस मेरा हीमोग्लोबिन सही आया था तो उन्होंने ऑल्टरनेट डेज पे लेने को बोला था। सो ये था मेरा 5th मंथ, बहुत इजीली निकल गया। बट असली प्रॉब्लम्स जो शुरू हुई है ना, वो मुझे 6th मंथ में शुरू हुई है। सबसे पहले तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट मेरे को शुरू हो गया, मेरे को बैक एक्स होनी शुरू हो गई। तो इसलिए मैंने अपना प्रेगनेंसी पिलो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। प्रेगनेंसी पिलो मेरे पास कुछ टाइम पहले से था, बट मैं यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे नीड नहीं लग रही थी। बट 6 मंथ में मुझे सब चीज़ों की नीड लग रही थी, तो मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और हाँ, एक चीज़ जो थी बहुत अनयूजुअल सी, जो मुझे लगा कि यार ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है या फिर ऐसा होता है, वो था मेरे ड्रीम्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा रियल फील करने लगे थे। मतलब ऐसा लगता था मैं असली में ऐसे ये सपना जी रही हूँ। मतलब कितनी बार मैंने सुबह उठ के ना अपने हस्बैंड से पूछा है कि क्या आपने मुझसे ऐसा कहा था,
वो जो ड्रीम्स है ना वो इतने रियल फील कर रहे थे। मेरे टमी पे एक लाइन, ब्लैक लाइन हल्की सी, सॉरी ब्लैक नहीं ब्राउन लाइन हल्की सी दिखनी शुरू हो गई थी, उसको बोलते हैं लीनिया निग्रा। और साथ ही मेरे साथ हाँ एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ, मेरे अंडर आर्म्स पे पैच आने शुरू हो गए थे। मतलब अंडर आर्म्स मतलब दोनों अंडर आर्म्स पे नहीं, लेफ्ट अंडर आर्म पे मेरे को इतना बड़ा पैच आया पहले तो, और वो रेड पैच आया और उसमें इतनी इचिंग और इतनी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही थी। तो मैंने अपने डॉक्टर को भी पूछा, उन्होंने कहा ये बहुत नॉर्मल है इस टाइम पे। इस टाइम आपके बॉडी में मेलेनिन काफ़ी ज़्यादा बन रहा होता है, तो कहीं ना कुछ डार्क पैचेस आ जाते हैं और यूजुअली लोगों को फेस पे आ जाते हैं। तो यू आर वेरी लकी कि आपके फेस पे नहीं आया। पहले वो रेड था और फिर धीरे धीरे करके वो पैच डार्क हो गया एकदम। उसके अलावा मुझे टमी पे इचिंग होनी शुरू हो गई थी, विच वॉज अ साइन कि मेरा टमी ग्रो हो रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सिम्टम मैंने नोटिस करा वो था ब्रैक्सटन हिक्स। 6th मंथ में मेरे को ब्रैक्सटन हिक्स प्रॉपर पता लगने लगे थे। जब मैंने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करा कि मेरा टमी एकदम से हार्ड हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ अंदर हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स। और ये शुरू से ही, जब से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तब से आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस की तैयारी कर रहा होता है, तो वो बार बार जो प्रैक्टिस करता है उसको ब्रैक्सटन हिक्स बोलते हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जब भी मुझे ब्रैक्सटन हिक आती है उस दिन या तो मैंने पानी कम पिया होता है या मैंने बहुत ज़्यादा कुछ काम किया होता है, मैं बहुत एक्टिव रही होती हूँ पूरे दिन में, तो मुझे ब्रैक्सटन हिक्स ज़्यादा आती है। सो जब मैंने डॉक्टर को ये बताया, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा काम मत करो, हम नहीं चाहते कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस आएँ। 6th में भी मुझे कोई ऐसी एज सच क्रेविंग नहीं हुई कि हाँ यार मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसी कोई क्रेविंग नहीं हुई। अगर दवाइयों की बात करें तो डॉक्टर ने इस पॉइंट पे मेरी विटामिन डी स्टार्ट कर दी थी। विटामिन डी मुझे उन्होंने वीकली लेने को बोला था, और उसके अलावा डॉक्टर ने प्रोटीन भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा वैसे प्रोटीन इंटेक काफ़ी कम है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ना एग खाती हूँ ना मैं नॉनवेज खाती हूँ। सो मेरा जो वेजिटेरियन डाइट है उसकी वजह से मेरे अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है, इसलिए मैंने डॉक्टर से ये चीज़ डिस्कस करी थी। वैसे तो 2nd ट्राइमेस्टर के शुरू होने से पहले ही मैंने ऑयल लगाना स्टार्ट कर दिया था अपनी बेली पे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जितनी जल्दी आप ऑयल लगाना स्टार्ट कर दो आपका जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो उतनी अच्छी हो जाती है। 3 times a day मैं ऑयल लगाती हूँ अपने टमी पे। एंड जब मैंने शुरुआत करी थी ऑयल लगाने की तो मैंने बायो ऑयल से करी थी, एंड मुझे बहुत लोगों ने फीडबैक दिया कि बायो ऑयल डजंट वर्क एट ऑल। और जब मैंने रिव्यूज पढ़े तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ यार ये चीज़ वर्क नहीं करने वाली है, ओवर हाइप्ड है। सो इसलिए मैंने अपना एक पर्सनल बेली ऑयल बनाया। सो अब मैं वही यूज कर रही हूँ। अब अगर बात करें टेस्ट और स्कैन्स की, सबसे पहला जो मेरा टेस्ट हुआ था, जो मैं आपके साथ 1st ट्राइमेस्टर वाली वीडियो में डिस्कस करना भूल गई थी, 6th वीक में मेरा पहला ब्लड टेस्ट हुआ था और उसमें उन्होंने HCG के लेवल्स चेक करे थे। और उसके अलावा जो मेरा 2nd ब्लड टेस्ट हुआ था 1st ट्राइमेस्टर में ही हुआ था, वो था हीमोग्लोबिन वाला टेस्ट हुआ था, थायराइड का टेस्ट हुआ था, एंड ग्लूकोज रैंडम का टेस्ट हुआ था, HIV का टेस्ट हुआ था। सो 2nd ट्राइमेस्टर में मेरा 12th वीक पे टेस्ट हुआ था G75 वाला। G75 टेस्ट में क्या होता है कि ग्लूकोज का एक सैशे आपको दिया जाता है, वो पीना होता है आपको, काफ़ी मीठा रहता है, और उसके कुछ टाइम बाद वो लोग सैंपल लेकर जाते हैं, आपका ब्लड सैंपल, आपकी बॉडी का टॉलरेंस देखते हैं कि कितना है वो ग्लूकोज को लेके। उसके बाद मेरा 5th मंथ में टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, और वो था ग्लूकोज फास्टिंग वाला और पोस्ट मील। उसके बाद फिर सीधा मेरा 6th मंथ में हुआ था। 6th मंथ में भी ग्लूकोज फास्टिंग का हुआ था। तो अगर स्कैन्स की बात करें तो सबसे पहला स्कैन मेरा 8th वीक में हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। एंड देन मेरा जो नेक्स्ट स्कैन हुआ था वो था 12th वीक में, और उस स्कैन का नाम था एंटी स्कैन। उसमें बेसिकली वो लोग ये चेक करते हैं कि बेबी का नोज बोन है या नहीं है। नोज बोन चेक करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड चेक करते हैं, बैकबोन वगैरह चेक करते हैं, और ये सब चीज़ें बेसिकली
ये डिटरमाइन करती है कि बेबी का ग्रोथ भी ठीक है या नहीं है, या फिर उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। सो ये वाला स्कैन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंटी स्कैन। इसमें अगर उनको कुछ भी जरा सा भी कमी लगती है तो वो आगे फर्दर स्कैन्स और फर्दर टेस्ट के लिए आपको भेजते हैं। बट मेरा टचवुड सही आया था सब कुछ। 12th वीक वाले स्कैन में मुझे ये भी पता लगा था कि मेरी प्लेसेंटा लो लाइन प्लेसेंटा है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एंड इसकी वजह से ही डॉक्टर ने मेरे को एक और जल्दी स्कैन कराने को बोला था। तो 17th वीक में मैंने एक स्कैन कराया था जो कि नॉर्मल एक ग्रोथ स्कैन था और प्लेसेंटल लोकलाइजेशन वाला स्कैन था। बेसिकली प्लेसेंटा की लोकेशन चेक करने के लिए कि वो थोड़ी सी भी मूव हुई है या नहीं हुई है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपका यूट्रस ग्रो होने लगता है, आपकी प्लेसेंटा अगर नीचे है तो वो धीरे धीरे ऊपर मूव करती है। सो 90% केसेस में तो वो ऊपर मूव कर जाती है, बट 10% केसेस में ऐसा होता है कि वो जहाँ थी वहीं रहती है। तो डॉक्टर ने कहा था कि वो अभी मूव नहीं करी है, बट हाँ अभी चांसेस हैं कि मूव कर सकती है। एंड देन नेक्स्ट जो मेरा स्कैन हुआ था वो था 19th वीक में, और ये था अनोमली स्कैन। जैसे एंटी स्कैन इंपॉर्टेंट है वैसे ही अनोमली स्कैन इंपॉर्टेंट है। इसमें बेबी का फुल एंड फाइनल ग्रोथ और एक एक चीज देखते हैं वो लोग, एक एक ऑर्गन चेक करते हैं सब सही है कि नहीं और कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बेबी में, वो सब चेक होता है स्कैन में। और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि ये लास्ट चांस होता है पेरेंट्स का डिसाइड करने का कि वेदर टू कीप द बेबी और नॉट। एंड देन अगला स्कैन जो मेरा हुआ था वो था 24th वीक में। जनरली क्या होता है, इतनी जल्दी जल्दी स्कैन्स नहीं होते हैं। 5th मंथ के बाद आई गेस 8th मंथ में या 7th मंथ में स्कैन होता है, बट कंसिस्टेंटली मेरे को स्कैन करवाना पड़ रहा था क्योंकि उनको प्लेसेंटा की पोजीशन बार बार चेक करनी थी। बट मुझे तो अच्छा लगता था हर महीने स्कैन पे जाना, बिकॉज आई गॉट टू सी माई बेबी। मुझे तो बड़ा मजा आता था स्कैन पे जाने में। प्लेसेंटल लोकलाइजेशन के अलावा एक चीज और वो लोग चेक करते हैं, आपकी सर्वाइकल लेंथ। सो सर्वाइकल लेंथ आपकी एक सर्टेन होनी चाहिए कि इतनी होगी तो सेफ है प्रेगनेंसी। अगर वो लेंथ कम होने लगती है इसका मतलब कि लेबर के चांसेस ज्यादा हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थी यार, मतलब मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं, मैंने इतना काम किया है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सब अच्छे से कर लेती थी, लगता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा लगता था प्रेगनेंसी बहुत ईजी है। बट थर्ड ट्राइमेस्टर में आकर तो देखो पता लगेगा कि कितनी इजी है प्रेगनेंसी। इसके अलावा बात करें मेरे मूड स्विंग्स वगैरह की, तो ऐसे कुछ मूड स्विंग्स खास नहीं थे, ठीक ठीक ही थे। आई डोंट नो, ये बात तो आप अगर मेरे हस्बैंड से पूछोगे वो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करेंगे कितने मूड स्विंग्स थे और कितनी लड़ाइयाँ करी है मैंने उनसे। वैसे तो नहीं करी, आई एम सच अ स्वीट गर्ल। ओके। और मेरी स्किन भी अच्छी खासी थी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सो मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं प्रेग्नेंट क्यों हो गई या फिर ये जल्दी निकले प्रेगनेंसी। जैसा कि यूजुअली मैं कई लोगों के मुंह से सुनती हूँ, यार हमें लगता था कब ये खत्म होगी प्रेगनेंसी। ऐसा मुझे अभी तक तो फीलिंग नहीं आई है। लेट्स सी व्हाट लाइज अहेड। और बेबी बम्प तो मैं डिस्कस करना भूल ही गई, बेबी बम्प भी मुझे अच्छा खासा आ गया था। सो यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे बेबी बम्प की। कितना क्यूट बेबी बम्प आया था मेरे को। तो ये मेरी पूरी जिंदगी का पहला ऐसा टाइम है जब मैं बिल्कुल बेफिक्र होके अपना टमी शो कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव माई कर्व्स, आई लव माई टमी। सो ये था मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन या क्वेरीज वगैरह हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।